हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। पहला है कि राजधानी मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। राजधानी मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? श्री पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू, राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा। ठीक है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री विप्लव कुमार देव। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री विप्लव कुमार देव। राज्यपाल की बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यपाल की बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं नागालैंड के, तो ना से नागालैंड, ना से श्री नेफ्यू रियो। श्री नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नेफ्यू रियो। और इसके जो राज्यपाल की बात करते हैं तो प्रोफेसर जगदीश मुखी। जगदीश मुखी को बंगाल के गवर्नर हैं, इनको मतलब नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है। प्रोफेसर जगदीश मुखी कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। अब यहाँ पे मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। ठीक है, इम्फाल। इसके मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के श्री एन बीरेन सिंह। श्री एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री एल ए गणेशन। श्री एल ए गणेशन। श्री एल ए गणेशन। अब असम की बात, अब यहाँ पे मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। अब इसके मुख्यमंत्री कौन है? श्री पीयू जोराम थांगा। श्री पीयू जोराम थांगा। अब इसके राज्यपाल की बात करते हैं तो डॉक्टर कम्भम पति हरिबाबू। डॉक्टर कम्भम पति हरिबाबू। असम की राजधानी की बात करते हैं तो दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। अब इसके जो राज्यपाल हैं तो इसके राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। तो यहाँ पे देखते हैं जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं, और इन्हें क्या है? नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, ये इन्हें नागालैंड का क्या है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यहाँ पे मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा। अब यहाँ के राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है? श्री सत्यपाल मलिक। ये बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है। इन्हीं के समय पे जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ, श्री सत्यपाल मलिक के समय में। ठीक है। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री जयराम ठाकुर है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल की बात करते हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। गैरसैंण। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून, गैरसैंण। अब यहाँ मुख्यमंत्री, ये इसके दो राजधानी है उत्तराखंड के, देहरादून और गैरसैंण है। देहरादून मतलब समर, इनकी उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? दो राजधानियाँ हैं, एक है देहरादून, दूसरा क्या है? गैरसैंण। जैसे पहले बिहार की भी दो राजधानियाँ हुआ करती थी, जब बिहार कंबाइंड था तो उसमें बिहार की दो राजधानियाँ हुआ करती थी, एक पटना एक रांची। रांची क्या होता था विंटर में, मतलब राजधानी कहाँ चली जाती थी? रांची चली जाती थी। उसी तरह उत्तराखंड में अगर बात करते थे, इनकी भी दो राजधानी, एक समर के लिए एक विंटर के लिए। अब यहाँ मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री जयराम ठाकुर है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं श्री जयराम ठाकुर है। और इसके राज्यपाल के हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब यहाँ पंजाब है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। अब इसके जो मुख्यमंत्री भी जो हाल में बने हैं, कौन बने हैं? श्री चरणजीत सिंह चन्नी। श्री चरणजीत सिंह चन्नी। राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री बनवारी लाल पुरोहित। राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री बनवारी लाल कौन है? पुरोहित है। श्री बनवारी लाल कौन है? पुरोहित हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री बंडारू दत्तात्रेय। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री योगी आदित्यनाथ। अब यहाँ राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री आनंदी बेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। बिहार की राजधानी की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। इसके मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। इसके मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। राज्यपाल की बात करते हैं श्री फागू चौहान। राज्यपाल की बात करते हैं श्री फागू चौहान। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। मुख्यमंत्री की बात करते हैं श्री हेमंत सोरेन राय। मुख्यमंत्री की बात करते हैं श्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री रमेश बैस। राज्यपाल की बात करते हैं श्री रमेश बैस। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। अब यहाँ पे इसके मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती
हैं ममता बनर्जी। अब यहाँ पर राज्यपाल की बात करते हैं श्री जगदीप धनखड़। राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री जगदीप धनखड़, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा है, इसकी राजधानी की बात करते हैं तो भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? श्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल की बात करते हैं तो प्रोफेसर गणेशी लाल। राज्यपाल की बात करते हैं तो प्रोफेसर गणेशी लाल। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। अभी इसके मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री अशोक गहलोत है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। अब यहाँ राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री की बात करते हैं श्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अब इनके राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत है। श्री आचार्य देवव्रत हैं। कर्नाटक या महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। अब इसके मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं और इसके जो राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं। राज्यपाल कौन है? श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अभी इसके जो मुख्यमंत्री हैं श्री बसवराज बोम्मई है। श्री बसवराज बोम्मई हैं, ठीक है। और इसके जो राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल कौन है? श्री थावरचंद गहलोत है। राज्यपाल कौन है? श्री थावरचंद गहलोत हैं। गोवा की बात करते हैं, गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं श्री प्रमोद सावंत है। मुख्यमंत्री कौन है? श्री प्रमोद सावंत है। अब यहाँ पे राज्यपाल की बात करते हैं श्री PS श्रीधरन पिल्ले हैं। श्री PS श्रीधरन पिल्ले हैं। केरल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। मुख्यमंत्री की बात करते हैं श्री पिनराई विजयन है। मुख्यमंत्री कौन है? श्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल की बात करते हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान है। राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री आरिफ मोहम्मद खान है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री M.K. स्टालिन है। मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री M.K. स्टालिन है। अभी हम राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री R.N. रवि हैं। राज्यपाल कौन है? श्री R.N. रवि हैं। तेलंगाना की बात करते हैं तो राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री श्री क्या है? श्री K. चंद्रशेखर राव। श्री K. चंद्रशेखर राव। अब राज्यपाल की बात करते हैं तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। राज्यपाल की बात करते हैं तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। विधायिका कहाँ है? अमरावती में। विधायिका कहाँ है? लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो कहाँ पे? अमरावती है। कार्यपालिका की बात करते हैं जो तो कार्यपालिका कहाँ है? विशाखापत्तनम। कार्यपालिका का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम। अब न्यायपालिका का मुख्यालय जो हाई कोर्ट होगा, जब कुछ भी होगा सर कहाँ पे होगा? तो कुरनूल में होगा। कहाँ पे होगा? कुरनूल में होगा, ठीक है। अभी यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? श्री Y.S. जगनमोहन रेड्डी। श्री Y.S. जगनमोहन रेड्डी। अब राज्यपाल की बात करते हैं तो इसके राज्यपाल कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। श्री विश्वभूषण कौन है? हरिचंदन। दोस्तों, आज बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, उपराज्यपाल एवं प्रशासक। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, उपराज्यपाल एवं प्रशासक। केंद्र शासित प्रदेश है, फिर क्या है? राजधानी है, उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पे बात करते हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। शीतकालीन कहाँ है? जम्मू। शीतकालीन कहाँ है? जम्मू, ठीक है। अभी ये चूँकि अब यहाँ उपराज्यपाल की बात करते हैं तो श्री मनोज सिन्हा। श्री मनोज सिन्हा, हाँ। अब इसके उपराज्यपाल करते हैं श्री मनोज सिन्हा। मुख्यमंत्री अभी इसके नहीं है। लद्दाख की बात करते हैं तो लेह। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह है, ठीक है। अभी यहाँ पे उपराज्यपाल की बात करते हैं तो श्री राधा कृष्णन माथुर है। श्री राधा कृष्णन क्या है? माथुर है। राधा कृष्णन माथुर है। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हम इसके जो उपराज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित है। श्री बनवारी। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। अब इसके उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल हैं। अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पुडुचेरी की बात करते हैं तो पुडुचेरी के राजधानी कहाँ है? तो पुडुचेरी है। अब यहाँ पे उपराज्यपाल की बात करें तो इसके उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। अब यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? श्री N. रंगास्वामी है। श्री N. रंगास्वामी है, ठीक है। अब यहाँ पे दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इन्हें एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए हैं, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? दमन। इसकी राजधानी कहाँ है? दमन।
अभी यहाँ उपराज्यपाल की बात करते हैं तो कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल। उपराज्यपाल कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल। अब यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ पर उपराज्यपाल की बात करते हैं तो एडमिरल डी के जोशी। एडमिरल क्या है, डी के जोशी। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। अब यहाँ उपराज्यपाल की बात करते हैं तो कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल। उपराज्यपाल क्या है, श्री प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। अब यहाँ हेलो, अब पढ़ेंगे वर्ष 2021 के विभिन्न ऑपरेशन। वर्ष 2021 के क्या है, पढ़ेंगे विभिन्न ऑपरेशन। हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे वर्ष 2021 के विभिन्न ऑपरेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब आपके जितने अपकमिंग एग्जाम हैं उसमें कि तो एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति तो क्या है, विदेश मंत्रालय द्वारा है। अब यहाँ पे उद्देश्य है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे जो भारतीय नागरिक थे, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो वहाँ पे जितने फंसे भारतीय नागरिक को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी हाल ही में हुआ है, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। अब यहाँ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात करते हैं तो टीम क्ला, इसकी शुरुआत टीम क्ला, इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए विकलांग लोगों की एक टीम गठित की है, टीम क्ला। ये विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा जो मतलब सियाचिन ग्लेशियर को जाएगा, ठीक है। और ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ठीक है। अब यहाँ ऑपरेशन नमस्ते की बात करते हैं तो कौन शुरुआत किसने की है, भारतीय सेना ने। ऑपरेशन नमस्ते की बात करते हैं, इसकी शुरुआत किसने की है, तो भारतीय सेना ने की है। अब उद्देश्य की बात करते हैं तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन नमस्ते की बात करते हैं तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। यहाँ पे मतलब ऑपरेशन नमस्ते का मतलब क्या था कि भारतीय सेना हैंडशेक के बदले में जो हाथ हम मिलाते हैं उसके जगह पे भारतीय सेना क्या करेगी, नमस्ते करेगी, ठीक है। दूर से ही नमस्ते करेंगे जिससे वो कोविड से इन्फेक्ट होने से बच जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ठीक है। ये भी विदेश मंत्रालय द्वारा है, ठीक है। इसमें विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए था। ऑपरेशन वंदे मिशन क्या था, विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए था। अब यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन मिशन सागर। मिशन सागर का है, विदेश मंत्रालय से। ऑपरेशन मिशन सागर का है, विदेश मंत्रालय से। अब यहाँ पे कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, ये क्या है, मालदीव है, मेडागास्कर है, सेशेल्स है, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री एवं तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना है। ऑपरेशन मिशन सागर की बात करते हैं तो विदेश मंत्रालय द्वारा। ऑपरेशन मिशन सागर की बात करते हैं तो विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री एवं आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना है। अब यहाँ पे ऑपरेशन प्रवाह की बात करते हैं तो कौन है, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड। ऑपरेशन प्रवाह की बात करते हैं तो कौन है, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड। हमें यहाँ क्या है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है। ऑपरेशन प्रवाह क्या है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है। अब यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन ओलिविया क्या है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ऑपरेशन ओलिविया क्या है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। यहाँ उड़ीसा के अब यहाँ पे ओलिविया है तो ऑलिव रिडले जो कछुए हैं जो उड़ीसा के तट पे हम अपने प्रजनन के लिए आते हैं उनको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरुआत की है, किसके द्वारा, भारतीय तट कोस्ट गार्ड के द्वारा, यानी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है तो यहाँ भी भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर, जब कोविड से लोगों की मौत हो रही थी तो उनके चलते लोगों को जान बचाने के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन से भरे कंटेनर और मेडिकल सप्लाई को विदेश से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर और मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए। अब यहाँ क्या ऑपरेशन समुद्र सेतु थी, भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु का है, भारतीय नौ सेना के द्वारा। यहाँ कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु कितना, भारतीय नौसेना कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। इस मतलब कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में जितने सारे भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना को क्या गया है, ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन कोजीत की बात करते हैं तो ऑपरेशन कोजीत है, भारतीय
सशस्त्र बल के द्वारा हैं, जो थल सेना है भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा हैं। यह चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि को मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सहायता के लिए करने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन को जीत मतलब कोविड से जीत के लिए किनके द्वारा, तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। यहाँ क्या है, चिकित्सीय बुनियादी ढांचा है, ठीक है। ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि को मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सहायता करने के लिए। हमें अब यहाँ पे ऑपरेशन सरद हवा की बात करते हैं, तो ऑपरेशन सरद हवा क्या है, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन सरद हवा क्या है, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। यहाँ ये क्या है, राजस्थान के पश्चिमी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में होता है घुसपैठ की घटना को रोकने के लिए। जब वहाँ पे हाँ, राजस्थान में जब जाड़े में बहुत घना कुहासा हो जाता है, तब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं। तो उसके लिए सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सरद हवा की शुरुआत की गई है। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे वर्ष 2021 की प्रमुख योजनाएं। वर्ष 2021 की प्रमुख योजनाएं, यहाँ पे क्या है, विभिन्न मंत्रालयों और संस्था की योजनाएं। विभिन्न मंत्रालयों और संस्था की योजनाएं। जारीकर्ता की बात करते हैं, तो जारीकर्ता कौन है, केंद्र सरकार है। कौन है जारीकर्ता, यहाँ पे क्या है, जारीकर्ता कौन है, केंद्र सरकार है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेहत योजना की। अब यहाँ पे बात करते हैं सेहत, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया हुआ है सेहत योजना। सेहत मतलब सेहत का फुल फॉर्म सोशल इंडिविजुअल फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। सोशल इंडिविजुअल फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। अब यहाँ पे मुख्य बिंदु और उद्देश्य की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, पीएम जन आरोग्य योजना, उसके तहत जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर 16 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 16 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना की शुरुआत की है, ठीक है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और युवाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान करना है। युवाओं के लिए रोजगार अवसर पर हम प्रदान करना है, ठीक है। हम गति शक्ति योजना की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। अब यहाँ पे क्या है, पीएम पोषण योजना की बात करते हैं, तो पीएम पोषण योजना क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया। उसका नाम पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया है, पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया, उसका नाम पीएम पोषण मिशन कर दिया है। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूल में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उज्ज्वला 2 योजना की बात करते हैं, तो उज्ज्वला 2 योजना में क्या है कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसे उज्ज्वला 2 योजना कहा गया है। इसके तहत लाभार्थियों को जो भी लाभार्थी होंगे उसको सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री में मिलेगा। इसके साथ लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री मिलेगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की बात करते हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किए गए हैं। पीएम कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया है। अब E100 योजना की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण के दृष्टि पर पुणे में इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य भारत में इथेनॉल उत्पादन, ठीक है। E100 की बात करते हैं, तो इथेनॉल उत्पादन यानी और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना है। तो इथेनॉल का उत्पादन क्यों करना है कि इथेनॉल का ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग मतलब मिश्रित करना है, कि इसमें पेट्रोल के साथ अब जब इसका ब्लेंडिंग करेंगे तो जो पर्यावरण पे बोझ पड़ रहा है वो कुछ कम होगा, जो प्रदूषण होगा वो भी कुछ कम होगा। अगर हम बायोडीजल और बायो पेट्रोल का यूज़ करते हैं, इथेनॉल का यूज़ बायोडीजल या बायो पेट्रोल में किया जाता है, तो अगर इसका यूज़ करते हैं तो इससे हमारा पर्यावरण क्या होगा, सुरक्षित होगा।
अब यहाँ पे ग्राम उजाला योजना की बात करते हैं तो ग्रामीण ग्राम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। मित्र अब यहाँ पे मित्रा योजना की बात करते हैं। मित्रा योजना है तो मित्रा योजना कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए है। कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए है। ठीक है, मित्रा योजना है। मित्रा योजना अभी राष्ट्रीय हाइड्रोजन दिवस के मिशन की बात करते हैं। इसके देश इसका जो उद्देश्य होता है भारत को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात को वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के लिए सालाना $12 ट्रिलियन खर्च किए जाएंगे। बोलते हैं इसका उद्देश्य भारत को है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में क्या है, इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात को वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के लिए सालाना कितने खर्च होंगे, तो $12 ट्रिलियन खर्च होंगे। अब अमृत 2.0 की बात करते हैं तो अमृत 2.0 क्या है, इसके तहत 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके 4700 शहर निकायों को 100% पानी की आपूर्ति करना है। ठीक है, इसमें सर्कुलर इकोनॉमिक सिद्धांत को अपनाया गया है। तो अमृत 2.0 की बात करते हैं तो अमृत का मतलब एक तरह से जल। ठीक है, जल क्या है, अमृत की तरह होता है। तो अमृत 2.0 इसके तहत 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 4700 शहरी निकाय हैं जो नगर पालिका हैं, उसमें उसके तहत 100% पानी की आपूर्ति करना किया जाएगा। ठीक है, इसे सर्कुलर इकोनॉमिक सिद्धांत मतलब सर्कुलर इकोनॉमिक सिद्धांत के इसमें सर्कुलर इकोनॉमिक सिद्धांत को अपनाया गया है। अब सर्कुलर इकोनॉमिक सिद्धांत क्या होता है कि सर्कुलर मतलब एक जगह सर्कुलेट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये करना। तो अगर इकोनॉमी अगर डेवलप होती है तो अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है, हमारे देश की इकोनॉमी डेवलप होती है तो हमारा जो जीने की ये होती है जीने का लेवल होता है वो सुधरता है। तो इसके तहत है कि आप मतलब जो लोग गरीब लोग हैं उन्हें नल कनेक्शन दिया जाएगा, जिसके तहत उसको उन्हें पीने का शुद्ध पानी 100% पीने का शुद्ध पानी दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। अब इसका मतलब है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, यानी शहर को स्वच्छ बनाना है। अगर शहर को स्वच्छ बनाएंगे तो भारत भी स्वच्छ होगा। इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन होगा, मतलब जो कचरा आ रहा है, जो कचरा हर घर से निकलता है उसका कचरा प्रबंधन किया जाएगा। खुले में शौच मुक्त शहर बनाया जाएगा। ठीक है, आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो खुले में लोग शौच करते हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा। जगह जगह पे मतलब कम्युनिटी टॉयलेट बनाए जाएंगे, जिसके तहत खुले में जो शौच होते हैं इससे मुक्त किया जाएगा। फिर ठोस कचरा प्रबंधन बनाया जाएगा, मतलब आपके घर से कचरा उठाया जाएगा, उसका निपटारा मतलब कहीं पर दूसरी जगह पर ले जाके या उन्हें फैक्ट्री को दिया जाएगा ताकि इसे क्या किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। कचरे को क्या किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं जारीकर्ता की बात करते हैं तो महिला एवं विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वन स्टॉप सेंटर मतलब वन स्टॉप सेंटर। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। वन स्टॉप सेंटर मतलब सभी प्रकार की हिंसा जो महिलाओं के साथ घटित होता है तो इस जगह पे आकर आप अपना शिकायत कर सकते हैं। भारत में लगभग 300 सेंटर हैं अभी। 9 देशों के दूतावास में भी सेंटर खोला जाए। भारत में 300 सेंटर और 9 देशों के दूतावास में ये सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात करते हैं तो डीप ओशियन मिशन, यानी ओशियन मतलब समुद्र में डीप जाके रिसर्च करना, या अब यहाँ पे सागरीय संसाधनों में मतलब सागर यानी ओशियन, सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग होते हैं सस्टेनेबल यूज के लिए। सतत ये उपयोग मतलब हम इस तरह से उपयोग करें, मतलब संसाधनों का जो हमेशा के लिए रहे, मतलब इसे बेलगाम मतलब यूज़ ना करें, जिससे मतलब हमारे संसाधन कम हो जाए। सतत उपयोग है तो गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, डीप ओशन मिशन किसके द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब बात करते हैं खादी और ग्रामोद्योग योजना। खादी और ग्रामो उद्योग की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट बोल्ड है। इनका क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, बोल्ड है। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क क्षेत्रों में बांस के पौधे लगाने होते हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड। हाँ, प्रोजेक्ट बोल्ड का अर्थ क्या होता है, बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्राउट की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत राजस्थान के उदयपुर में की गई है। खादी और ग्रामोद्योग प्रोजेक्ट क्या होता है, बोल्ड। अब यहाँ पे आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क क्षेत्रों में बांस के पौधे लगाने हेतु किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे केंद्रीय श्रम
एवं रोजगार मंत्रालय की बात करते हैं, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है तो कौन कहता है, डीजी सक्षम। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय कौन है, डीजी सक्षम। यहाँ क्या है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजिटल कौशल कार्यक्रम डीजी सक्षम को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डीजी सक्षम मतलब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी सहायता से, तो माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से डिजिटल कौशल कार्यक्रम डीजी सक्षम, मतलब इस तरह से आपको डिजिटल लिटरेसी दिया जाएगा जिससे आप अपने पैर पे खड़े सके या आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस बन सके। अब यहाँ पे है कि इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना देता है। अब आपको डिजिटल लिटरेसी दिया जाएगा जिसके तहत आपको डिजिटल कौशल दिया जाएगा, और मतलब उसमें आपको बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा डिजिटली, मतलब कैसे मतलब ऑनलाइन काम किया जाता है। फिर उसके आधार पर आपको किया जाएगा, रोज़गार दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अब यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना है, ठीक है। तो ये क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, कौन है। अब यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना यानी जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है, मंडाविया। कौन है अभी, मनसुख मंडाविया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया ने 18 अगस्त को आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया। अब यहाँ क्या है कि आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आयुष्मान भारत योजना का उपलब्धि का प्रसार करना है। आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करना है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 अगस्त 2021 को अस्पताल में 2 करोड़ लोगों का दाखिला हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 अगस्त 2021 को अस्पताल में कितने लोगों का दाखिला हुआ, तो 2 करोड़ लोगों का दाखिला हुआ। अब यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष 3.0, इंद्रधनुष मतलब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये मतलब टीकाकरण के लिए होता है। इंद्रधनुष क्या है, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का कवरेज का विस्तार करना है। बच्चे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, गर्भवती महिला होती हैं, उनकी टीकाकरण के कवरेज का विस्तार करना है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट ओटी फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट ओटी मतलब अब यहाँ प्रोजेक्ट ओटी फॉर इंडिया मतलब ओटी मतलब ऑक्सीजन, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। किसके द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे आहार क्रांति मिशन है, तो लोगों को आहार क्रांति मिशन, आहार मतलब जो आप खाना खाते हैं तो उसमें आहार क्रांति करना है, मतलब आपके खाने में सही पोषण हो, उसके लिए आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो इसमें लोगों को पोषक संतुलित आहार की ज़रूरत है, स्थानीय फलों एवं सब्जियों को सुनिश्चित कराना है। लोगों को पोषक संतुलित आहार की ज़रूरत है, स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुँच सुनिश्चित कराना है। मिशन का आदर्श वाक्य क्या है, ऊ आहार और उत्तम विचार। उहारा क्या है, उत्तम विचार। अब यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय करना है जेंडर संवाद करें, जेंडर संवाद कार्यक्रम, ठीक है। ये क्या ये क्या है, दीनदयाल जो अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, DNNRLM के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को क्या करना है, सशक्त करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को क्या करना है, सशक्त करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया सीड योजना है, स्टार्टअप इंडिया सीड योजना है। इसका उद्देश्य उद्यमियों को उनके कारोबार को आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य उद्यमियों को उनके कारोबार को आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करना। अभी शिक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्रालय क्या है, सार्थक योजना। शिक्षा मंत्रालय क्या है, सार्थक योजना है। अभी यहाँ पे युवा की बात करते हैं तो PM योजना है। सार्थक योजना में नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की है। इसके माध्यम से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता प्रदान करना, सार्थक योजना। अभी युवा PM योजना की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा PM शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। युवा का फुल फॉर्म क्या होगा, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल। हेलो दोस्तों, आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2 योजना की शुरुआत की गई है कि वृद्धजन पोषण मिशन एक सेज प्रोजेक्ट, एक वृद्धजन पोषण मिशन है, दूसरा क्या है, सेज प्रोजेक्ट। वृद्धजन पोषण मिशन में क्या होता है कि उन वृद्धजनों को
पोषण उपलब्ध कराना, उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते, जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं और कुपोषण से पीड़ित हैं, उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते और कुपोषण से पीड़ित हैं। सेज प्रोजेक्ट की बात करते थे, स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों को देखभाल हेतु उत्पाद एवं सेवाओं को प्रदान करना है। स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। अब यहाँ पे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय की बात करते हैं। यहाँ पे सूक्ष्म है, लघु एवं मध्यम मंत्रालय की बात करते हैं तो इसका क्या है? स्पिन योजना है। क्या है? स्पिन योजना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय क्या है? स्पिन योजना है। अब यहाँ पे स्पिन का मतलब जब कुम्हार मतलब अपने चरखे को घुमा के, मतलब जो भी उनका मशीन होता है उसको घुमाते हैं और उससे क्या होता है वो अपना ये करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हार, ठीक है, कुम्हार लोग स्पिन करके मतलब अपने जो पहिए हैं तो उसको स्पिन करके क्या उसको घुमा के बहुत सारे चीज़ बनाते हैं, जैसे दिया हो गया, घड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान करना है स्पिन योजना के तहत। ये और चूँकि ये मतलब शिशु मुद्रा योजना के तहत है तो इसको जारी करता कौन मंत्रालय करेगा? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय करेगा, ठीक है। माइक एमएससी मंत्रालय करेगा, ठीक है। माइक्रो सेक्टर मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, स्मॉल मीन्स लघु एवं मीडियम मीन्स क्या हो गया? मध्यम। अभी हमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की बात करते हैं तो योजना क्या है? किसान सारथी योजना क्या है? किसान सारथी योजना क्या है? किसान सारथी। यहाँ पे क्या केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुँचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स किसान सारथी लॉन्च किया। अभी केंद्रीय कृषि एवं कल्याण कृषि मंत्रालय द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी समय पहुँचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो अब यहाँ योजना की बात करते हैं तो समृद्ध कार्यक्रम योजना क्या है? समृद्ध कार्यक्रम। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप का उत्पादन एवं व्यवसाय को बढ़ाने एवं निवेश को प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन एवं व्यवसाय को बढ़ाने और निवेश को प्राप्त करने के लिए एक क्या है? मंच उपलब्ध कराना है। अब यहाँ पे नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग क्या है? छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0। इसके तहत प्रत्येक स्कूल में एक टीम का चयन करके उन्हें 3D तकनीक का उपयोग करके स्वयं को स्टार्टअप तैयार करने के लिए फंड देना है। तो नीति आयोग की बात करते हैं तो छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0, इसके तहत प्रत्येक स्कूल में एक टीम का चयन कर उन्हें 3D तकनीक का उपयोग करके स्वयं का स्टार्टअप तैयार करने के लिए उन्हें फंड दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो ओम बिरला का क्या है? निधि 2.0 योजना। निधि 2.0 योजना। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर निधि 2.0 योजना की शुरुआत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस 27 अगस्त के अवसर पर निधि 2.0 योजना की शुरुआत की है। इसके तहत पर्यटन के विकास करते पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुविधाओं को आसान बनाया जाएगा, ठीक है। HDFC बैंक की बात करते हैं तो HDFC बैंक जो भी है वो क्या है? HDFC बैंक है जो स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें महिला जो एंटरप्रेन्योर हो गए उनको सलाह दिया जाएगा, महिला उद्यम सलाह देना। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं तो घर घर राशन कार्यक्रम। IDFC फर्स्ट बैंक ने कोविड-19 के कारण जान गंवा चुके अपने कर्मचारी को परिवारों को राशन उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो इसमें क्या है? आत्मनिर्भर महिला योजना है। आत्मनिर्भर महिला योजना है तो इसमें महिलाओं को 0.50 की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराना है। महिलाओं को 0.50 की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराना है तथा गोल्ड स्कीम के तहत 0.25% रियायत प्रदान करना है। मतलब महिला जितना ऋण लेंगे उसमें 0.5% का क्या होगा? रियायत मिलेगा उनको, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करते हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या है? CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक
फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम क्या है, जन का इसका उद्देश्य 75 जो स्टार्टअप होता है उद्यमियों की पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विचार करना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर, इसका उद्देश्य 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विचार करना है। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। विभिन्न राज्य सरकार की क्या है, प्रमुख योजनाएं। अब यहाँ पे गुजरात सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है वतन प्रेम योजना। गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है वतन प्रेम योजना। तो वतन प्रेम योजना का मुख्य बिंदु उद्देश्य की बात करते हैं तो गुजरात सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। गुजरात सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत विदेश में कहीं रहने वाले गुजराती लोग राज्य की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके तहत जो विदेश में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग हैं राज्य की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, आत्मनिर्भर कृषि योजना। अरुणाचल प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि योजना या बागवानी योजना। तो यहाँ पे कृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 प्रदान किए जाएंगे। 60 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है आत्मनिर्भर कृषि योजना है, आत्मनिर्भर कृषि योजना है। ठीक है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार क्या है, राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना है। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना है। ठीक है। इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ बाजरा मिशन की बात करते हैं तो बाजरा मिशन में क्या है, किसानों की बाजरे की खरीद बिक्री प्रसंस्करण आदि में सहायता किया जाएगा। ठीक है। किसानों को बाजरे की खरीद बिक्री प्रसंस्करण आदि में सहायता किया जाएगा और उन्हें उचित मूल्य दिया जाएगा। और उड़ीसा की बात करते हैं। अब यहाँ पे उड़ीसा की बात करते हैं तो गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रत्येक जो पत्रकार होगा उसको 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। जो पत्रकार होगा उसको 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे बिंदु सागर सफाई योजना है। बिंदु सागर सफाई योजना भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए इसको कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के द्वारा 2 योजना की शुरुआत की गई। एक पर्वत धारा योजना, एक आयुष्मान घर द्वार कार्यक्रम। एक पर्वत धारा योजना है कि एक आयुष्मान घर द्वार कार्यक्रम। पर्वत धारा मतलब भूजल स्तर में वृद्धि के लिए इसके तहत 110 छोटे छोटे तालाब बनाए जाएंगे और 600 चेक डैम बनाए जाएंगे और 1200 कंटर ट्रेंच का निर्माण पौधारोपण किया जाएगा। जिससे जैसे पर्वत धारा मतलब पर्वत के आसपास में जितने जगह खाली रहते हैं उसमें 110 छोटे छोटे तालाब बनाए जाएंगे, इसीलिए इसको कहा गया है पर्वत धारा। ठीक है। पर्वत के आसपास में जितने मतलब जो भूमि ऐसी पड़े हुए हैं उनमें 110 छोटे छोटे तालाब बनाए जाएंगे और 6 से चेक डैम बनाए जाएंगे और 12,000 कंटर ट्रेंच बनाए जाएंगे। जिससे जो जल स्तर होगा भूजल स्तर होगा उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा एवं वहाँ पे पौधारोपण किया जाएगा। अब यहाँ पे आयुष घर द्वार कार्यक्रम है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम इसके तहत होम आइसोलेशन में रहे कोविड मरीजों को सोशल मीडिया के जरिए घर पर स्वास्थ्य रखने और के लिए योग अभ्यास कराया जाएगा। ठीक है। तो आयुष को घर द्वार पहुँचाया जाएगा किसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें क्या कराया जाएगा, योग अभ्यास कराया जाएगा ताकि वो लोग क्या होंगे, स्वस्थ हो सकें। अब यहाँ पे उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 2 योजना है। एक है मिशन हौसला, एक वात्सल्य योजना है। उत्तराखंड में 2 योजना है कि मिशन हौसला है, दूसरा क्या वात्सल्य योजना। उत्तराखंड में 2 योजना है कि मिशन हौसला, एक वात्सल्य योजना। अब यहाँ पे मिशन हौसला की बात करते हैं तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 जो रोगी होते हैं उनको ऑक्सीजन देना, वेंटिलेटर देना, प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना है। संक्रमण और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करना है। ठीक है। वात्सल्य योजना की बात करते हैं तो इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके
बच्चों की 21 वर्ष की आयु तक पोषण करना है, 21 वर्ष तक आयु तक पोषण करना है, और उसमें शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तेलंगाना की बात करते हैं। जो तेलंगाना क्या है, आकाश से दवा परियोजना। तेलंगाना क्या है, आकाश से दवा परियोजना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध करानी है, तो इस परियोजना की शुरुआत की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध करानी है, तो इस परियोजना की शुरुआत की गई है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो योजना की बात करते हैं तो एक या दो है, मिशन वात्सल्य और मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। महाराष्ट्र में क्या है, मिशन वात्सल्य, मिशन सेल्फ ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना है। यहाँ पे मिशन वात्सल्य की बात करते हैं तो कोविड-19 के कारण अपने पति को खो चुकी महिलाओं के लिए इस मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब महिलाओं को 18 लाभ और सेवाएं दी जाएगी। ठीक है। अब यह मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना है। इसके तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को कहा जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी यहाँ पे बात करते हैं केरल की बात करते हैं, तो केरल में क्या है, केरल में दो चीज़ें, एक कृषिकरण योजना है, एक केरल में कृषिकरण परियोजना है, दूसरा नॉलेज इकोनॉमी मिशन है, तीसरा स्मार्ट किचन योजना है, और वन स्कूल वन आईएएस योजना है, वन स्कूल वन आईएएस योजना है। अब यहाँ पे है कृषिकरण, मतलब इससे जुड़े किसानों की ज़मीन पर एक छोटा पॉली हाउस प्लास्टिक का घर बनाया जाएगा जो ग्रीन हाउस की तरह होगा। इस घर में विभिन्न सब्जियों की खेती और मछली पालन किया जाएगा। कृषिकरण मतलब ये कृषि से संबंधित होगा। इसमें किसानों का जो ज़मीन होगा उसमें एक छोटा सा पॉली हाउस बनाया जाएगा, प्लास्टिक का घर बनाया जाएगा जो ग्रीन हाउस की तरह होगा। इस घर में विभिन्न सब्जियों की खेती और मछली पालन किया जाएगा। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की बात करते हैं तो नॉलेज इकोनॉमी यानी इकोनॉमी को नॉलेज बेस्ड बनाना है। तो शिक्षित युवाओं को रोजगार में शिक्षित जो ही युवा होंगे उनको रोजगार में बढ़ावा देने के लिए इसको किया जाएगा। अब यहाँ पे स्मार्ट किचन योजना की बात करते हैं तो स्मार्ट किचन योजना में महिलाओं को घरेलू श्रम के काम से स्मार्ट किचन मतलब अब जो महिला हैं उनको घरेलू श्रम के काम से बोझ बनाने के लिए रसोई घर के नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए है। स्मार्ट किचन योजना महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोझ से को कम करने के लिए रसोई घर के नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए। वन स्कूल वन आईएएस योजना, सेवानिवृत्त आईएएस आईपीएस द्वारा एक संस्थान चलाया जाएगा। सेवानिवृत्त जो आईएएस होंगे आईपीएस से एक संस्थान चलाया जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। निःशुल्क क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे राज्य और उनके योजना कार्यक्रम और मुख्यमंत्री उद्देश्य। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में क्या है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है। दूसरा देवारण्य योजना है। तीसरा लाडली लक्ष्मी योजना है। और चौथा क्या अंकुर योजना है। पाँचवा की बात करते हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना है। फिर लॉन्च पैड योजना है। फिर जन सुनवाई योजना है। ठीक है। अभी हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करते हैं तो इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। कुल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करते हैं तो इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र जो लाभार्थी होंगे उनको 4,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। कुल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देवारिनी योजना की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन हेतु औषधीय पौधों की खेती करना। आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन हेतु औषधीय पौधों की खेती करना तथा आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करना है। देवारिनी योजना की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन हेतु औषधीय पौधों की खेती करना तथा आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की बात करते हैं तो इसके तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, इसके तहत कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। अंकुर योजना की बात करते हैं तो नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अंकुर योजना की बात करते हैं तो नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। अब यह मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना है। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना है। इसमें कोविड के कारण जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब यहाँ पर लॉन्च पैड योजना है तो लॉन्च पैड योजना में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। जन सुनवाई योजना 2021 की बात करते हैं। जन सुनवाई योजना 2021 की बात करते हैं। इस योजना के जरिए राज्य के लोग अपनी समस्या का शिकायत सीधे ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जन सुनवाई योजना 2021 है। जन सुनवाई योजना कितना है? 2021 है। इस योजना के जरिए राज्य के लोग समस्या का शिकायत ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में क्या है? सॉल्ट कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश में क्या है? सॉल्ट कार्यक्रम है। सॉल्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या था? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ फाउंडेशन मुख्य उद्देश्य या बिंदु की बात करते हैं तो फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना है। यहाँ पे फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करना। फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करना। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। सॉल्ट क्या है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सॉल्ट यानी सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये है आंध्रा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि सॉल्ट किस राज्य का कार्यक्रम है? तो आंध्र प्रदेश का कार्यक्रम है। चिरंजीवी। चिरंजीवी कहाँ जो हीरो चिरंजीवी है, कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इसी के नाम पे चिरंजीवी का ऐसा भी अर्थ होता है कि दीर्घायु, मतलब हमेशा के लिए आप, मतलब चिरंजीवी, चिरंतर काल तक आप जीवित रहें। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। यहाँ पे राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के जितने सारे नागरिकों को सबको मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना की बात करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना की बात करते हैं तो राजस्थान सरकार ने छोटे अभी प्रमुख मोबाइल ऐप। अब यहाँ पे क्या है? वाई ब्रेक मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप है। इसके जारी करता है कौन है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय। इनके जारी करता है कौन है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय। अब ये वाई ब्रेक मोबाइल ऐप लोगों को तनाव से मुक्त करने के लिए उन्हें योग के महत्व के बारे में बताया जाएगा। अगर लोगों को तनाव से मुक्त रहना है तो उन्हें योग के महत्व के बारे में बताया जाएगा। प्रगति मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम। प्रगति ऐप क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। इसके तहत वे प्रीमियम संग्रह, संभावित MDRT, एजेंसी सक्रियता आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। प्रगति मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। इसके तहत वे प्रीमियम संग्रह, संभावित MDRT, एजेंसी सक्रियण आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी ई नगर मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो ई नगर मोबाइल ऐप कहाँ है? तो गुजरात सरकार के द्वारा है। जारी करता है कौन है? गुजरात सरकार। इस ऐप के जरिए 52 प्रकार की सेवाएं, जैसे आपातकालीन सेवा, 52 प्रकार की सेवाएँ, मतलब कितनी सेवाएं हैं? 52 प्रकार की सेवाएं, जैसे आपातकालीन सेवा, संपत्ति कर, जल संबंधी शिकायत इत्यादि उपलब्ध होगी। ठीक है। इस ई नगर मोबाइल ऐप। अब क्लीन सिटी ऐप की बात करते हैं तो दिल्ली नगर निगम के द्वारा है। क्लीन सिटी ऐप के यहाँ दिल्ली नगर निगम के द्वारा है। निवासी को उस क्षेत्र में कचरा उठाने संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए क्लीन सिटी नामक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है। क्लीन सिटी ऐप अब यहाँ दिल्ली नगर निगम के द्वारा है। तो निवासी को उस क्षेत्र में कचरा उठाने संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए क्लीन सिटी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। यहाँ पे प्रूफ ऐप की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का प्रूफ ऐप क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। प्रूफ ऐप क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य सभी परियोजनाओं को निगरानी करना था, तो उसके पूरा होने का समय सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य सभी परियोजनाओं को निगरानी करना होता था, उसके पूरा होने का समय सुनिश्चित करना है। मत्स्य सेतु ऐप की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा मत्स्य सेतु ऐप की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। अब ई संपदा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा है। अब यह मोबाइल एप्लीकेशन विभिन्न सरकारी सेवाओं को लागू करने में पारदर्शिता लाएगा तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। यह मोबाइल एप्लीकेशन विभिन्न सरकारी सेवाओं को लागू करने में पारदर्शिता लाएगा तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। दोस्त फॉर लाइफ ऐप की बात करते हैं तो CBSE द्वारा है। दोस्त फॉर लाइफ ऐप की बात करते हैं तो किसके द्वारा? CBSE के द्वारा है। अब यहाँ पे इसका क्या है कि मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए छात्रों एवं अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श, दोस्त फॉर लाइफ के लिए क्या होगा? दोस्त। तो ये CBSE के द्वारा है। अब यह मनोवैज्ञानिक समाज कल्याण के लिए छात्रों एवं अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। जैसे कोविड-19 के कारण छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके चलते छात्र और अभिभावक दोनों को मानसिक रूप से, मतलब समझाने के लिए या मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए इसके ऐप को जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर नमस्ते योग ऐप की बात करते हैं तो नमस्ते योग ऐप है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है।
अब इस ऐप के जरिए योग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस ऐप के जरिए इन लोगों को योग के बारे में क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। नमस्ते योग, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में योग को अपनाएं और आप स्वस्थ रहें। मानस ऐप की बात करते हैं तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा, मानस ऐप की बात करते हैं तो ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा अब प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अब यहाँ है हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप। हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप किसके द्वारा, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर के द्वारा। हमारी सड़क ऐप पर लोग सड़क निर्माण संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा तामीर तरक्की के माध्यम से परियोजना के प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं। हमारी सड़क ऐप पर लोग सड़क संबंधी निर्माण संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा तामीर तरक्की के माध्यम से परियोजना की प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सुगम्य भारत ऐप की बात करते हैं तो सुगम्य भारत ऐप क्या है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके जरिए दिव्यांग तथा बुजुर्ग अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकेंगे। इसके जरिए दिव्यांग तथा बुजुर्ग अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकेंगे। मेरा राशन मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा। मेरा राशन मोबाइल ऐप किसके द्वारा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा है। यहाँ पे खास सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने और वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली में सुविधा के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है। कू ऐप की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ट्विटर के विकल्प के रूप में इसे विकसित किया गया है। इसकी स्थापना अप्रमेय राधा कृष्णन और मयंक विद्वांता ने की है। ठीक है। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर सतर्क नागरिक मोबाइल ने जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा नागरिकों को अपनी शिकायतों को आसानी से भेजने का माध्यम उपलब्ध करना। भ्रष्टाचार को खत्म करना, नागरिकों को अपनी शिकायत को आसानी से भेजने का माध्यम उपलब्ध करना। डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो पंजाब के द्वारा है। भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाना और उसमें पारदर्शिता लाना। ठीक है। उद्यम सारथी ऐप की बात करते हैं तो उद्यम सारथी ऐप की बात करते हैं तो कौन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने हैं तो युवाओं को रोजगार से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हैं तो ठीक है। ई रूपी की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा। ई रूपी किसके द्वारा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। इसके जरिए लाभार्थियों को एक वाउचर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके जरिए लाभार्थियों को क्या कराया जाएगा, एक वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि शाखा ऐप की बात करते हैं तो भारतीय एक्सा जनरल बैंक कृषि शाखा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस बैंक किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धति तथा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देना। किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धति तथा उच्च उत्पादकता प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन देना। ठीक है।